पिटोदेपुर में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर चिरायु पामेचा। आप स्पाइन के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर पामेचा, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पामेचा, पिछले 2 सालों से एक समस्या या उसके साथ साथ जुड़ी और समस्याएं आ गई। पहला तो ये कि कोविड-19 और उसके बाद बहुत सारे लोगों को घर रहना पड़ा और बहुत सारे लोग जो दूसरे काम बाहर जाकर करते थे वो भी उन्हें घर आकर करने पड़े। जैसे बच्चे, वो पढ़ने स्कूल जाते थे लेकिन अब घर बैठकर मोबाइल से पढ़ने लगे। बताएं कि इन सब चीज़ों से, इन सब परिवर्तनों से, हमारे बैठने उठने के परिवर्तन से क्या हमारे देह में दर्द बढ़े हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आज आपने मुझे मौका दिया। आप अक्सर बुलाते हैं और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि कोविड ने इस प्रॉब्लम को एक्चुअली सामने लाया है। प्रॉब्लम थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम या स्टडी फ्रॉम होम या डिवाइसेस पे पढ़ाई करना, डिवाइसेस पे काम करना, कई सारे ऑफिसेज हैं। आप भी जानते हैं कि पहले ऑलमोस्ट 50% 70% स्टाफ को तो अब कह दिया है कि आप घर पे ही काम करिए। सो आई थिंक ऑल दिस हैज़ अफेक्टेड। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। स्पाइन हमारे बॉडी का एक तरह से सेंट्रल कॉलम है। सब कुछ जैसे अपना एक बिल्डिंग का पिलर है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग टिकी है, तो स्पाइन वो है। चाहे हमारी गर्दन का सर्वाइकल स्पाइन जिसको कहते हैं, या गर्दन की रीढ़ की हड्डियों को कहें, वो हमारे हेड को होल्ड करती है। उससे हमारे हाथ अटैच्ड हैं, वहीं से सारी नर्व्स हाथ को सप्लाई करती है। एंड वैसे के वैसे लोअर बैक है जिसको हम लंबर कहते हैं, और वहाँ से हमारे पैरों की नसें सप्लाई होती हैं और वो हमारे सिटिंग पॉस्चर, हमारे वर्क पॉस्चर को कंट्रोल करती है। एंड अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो मैंने कभी अपनी ओपीडी में 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चों को नहीं देखा था। ठीक है, कभी आए कि हाँ सर 2 दिन से दुख रहा है, वो ठीक है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन बार बार आए, जिसको हम क्रॉनिक बैक पेन कहते हैं, कि वो एक एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है, वो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई है। दिस इज़ वेरी अनकॉमन। और अब तो एक आम व्यक्ति को समझाएं थोड़ा सा कि एक्यूट और क्रॉनिक की 2 शब्द क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे आपको पहली बार कमर दर्द हुआ हो, कहीं आपने झटके से वजन उठा लिया है, या कोई भी ऐसी चीज़ करी, कोई कहता है मैंने गमला खिसका लिया, किसी ने ड्रॉर ओपन कर ली, किसी ने गार्डनिंग कर ली, इवन कई कहते हैं कि हम कभी ऐसी लंबी हवन पूजा में नहीं बैठे और बैक पेन हो गया। तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो एक मस्कुलर इम्बैलेंस है। आपके मांसपेशियों में इम्बैलेंस हुआ, आपके रीढ़ की हड्डी पे थोड़ा जोर पड़ा और आपको बैक पेन हुआ, और ज़्यादातर वो 7 to 10 डेज़ में ठीक हो जाता है। वो होता है एक्यूट पेन। उसके एक यानी ऐसा दर्द जो हुआ और जल्दी चला जाए या थोड़े दिनों में चला जाए, वो हुआ एक्यूट। एंड प्लस आपने अपने रूटीन इलाज जिसको कहते हैं कि रेस्ट कर लिया, झुके नहीं, नीचे नहीं बैठे, कुछ दवाइयाँ ली, कुछ विटामिन कम थे वो पूरे किए और आप ठीक हो गए। लेकिन क्रॉनिक पेन उसको कहते हैं जो लंबे समय से है, कभी ज़्यादा कभी कम, क्योंकि स्पाइन की प्रॉब्लम एक जैसी नहीं रहती। कभी हो सकता है पेशेंट को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कभी नहीं। प्लस उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पूरे दिन भर आपको परेशान करता है। वो ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह हुआ और चला गया, या रात में नहीं होएगा, या आप काम कर रहे हैं तब हो गया, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करने गए तब हो गया। तो उसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो एक हार्ट अटैक की तरह नहीं है, तो लोग उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन अगर आप एक्चुअली उसकी वजह से फंक्शन लॉस या आपके मेंटल मेकअप का जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत मैसिव है। वो ना कि आपके काम, बट आपकी डेली लाइफ, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हर चीज़ पे उसका असर पड़ता है। एंड वो रहता है, आप उसमें 10 इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, एक विटामिन कम आएगा, MRI कराएंगे वो भी ठीक ठाक से ही आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम रहती है। तो उसका सल्यूशन जांचों में नहीं, हमारी लाइफस्टाइल में है, हमारे वर्किंग पैटर्न में है, कि हम कैसे चेयर पे बैठते हैं, हम कैसे अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। डॉक्टर, इस बात को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप जिक्र कर रहे थे कि छोटे बच्चे आने लगे। यस, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि ये क्यों आ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग आप भी जानते हैं कि इतना ओबेसिटी इतना कॉमन नहीं था। अगर आप नोटिस करेंगे तो अभी अगर स्कूल में आप जनरली जाके देखेंगे तो सब बच्चे थोड़े हेल्दी हैं। वो मतलब मोटे हैं। यस, आप ऐसा कह लें, मे बी मैं उसको थोड़ा अच्छी तरह से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हर बच्चों के डॉक्टर के पास एक चार्ट होता है जो उनके हाइट वेट को मैच करता है। तो सारे बच्चे BMI में उससे ऊपर ही हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं जो आपको आगे जाके लाइफ में बहुत सारी बीमारियाँ देगी, चाहे वो आपके जॉइंट से रिलेटेड हो, चाहे रीढ़ की हड्डी से संबंधित हो, और उससे भी ज़्यादा सीरियस चाहे वो आपके हार्ट से संबंधित है। तो इसको आप अगर अभी नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा बॉम्ब है जिस पर हम बैठे हैं, एंड इट्स ऑलरेडी देयर।
वेस्टर्न पॉपुलेशन में मल्टीपल स्टडीज़ आ चुकी हैं और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो सेंट्रल ओबेसिटी या बीच का जो मोटापन है जो बच्चों में देखा गया है, उसकी वजह से जो उनकी लाइफ स्पैन में या उनकी एक्टिविटी में या उनके वर्कमैनशिप में बहुत फ़र्क आ रहा है। एंड उसके जब वो लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। डॉक्टर पामेचा, इन 2 सालों में आपके पास जो मरीज़ आने लगे हैं, बताएं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा आपको देखने को मिल रही हैं, या कैसी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो बढ़ी हुई नज़र आती हैं इन दिनों आपको? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैंने जितने भी पेशेंट्स को देखा है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि वो चेयर में कैसे बैठते हैं। तो मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो सीधे बैठते हैं, ज़्यादातर राउंड बैक या ऐसे गोल तरीके से बैठते हैं, जबकि मेरी चेयर में वो 5 मिनट बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने काम कर रहे हैं और 2-3 घंटे हो चुके हैं उसके बाद में आप राउंड बैक हुए हैं, यहाँ तो आते ही वो राउंड बैक दिखते हैं। तो भगवान ने हमारी रीढ़ की हड्डी को राउंड बैक बनाया जब हम पैदा हुए। जब हम चलने लगे तो उसके नेचुरल कर्व्स आए, और वो नेचुरल कर्व्स जब हम वापस बुढ़ापे में जाते हैं ना, तब वापस राउंड बैक होते हैं। लेकिन ये राउंड बैक आप बीच में ही देख रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और इसका कारण ये है यानी कि पहली कारण तो ये हुआ कि लोग जिस ढंग से बैठते हैं Yes. और ज़्यादातर उनको बैठना पड़ता है, वो पोस्चर गड़बड़ है। आई थिंक उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने आप याद रखना होगा कि मेरा पोस्चर क्या है, सही है, नंबर 1। क्योंकि कई बार आप रिलैक्स होते 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 आप इस पोजीशन में चले जाते हैं जो आपकी स्पाइन और आपके हिप जॉइंट्स के लिए बहुत ख़राब है। और वैसे वही चीज़ गर्दन पे भी लागू होती है। जब आप कंटिन्यूसली नीचे देख के डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं या नीचे देख के आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो वही सेम जो पोस्चर आपका ख़राब हो रहा है वो आपकी गर्दन पे भी इफ़ेक्ट ला रहा है। और ये सब मिलके आपको एक अनफिट स्पाइन बना देती है। और वो अनफिट स्पाइन, मैंने जैसा अभी पहले ही बोला था कि ये हार्ट अटैक नहीं है या वो कोई कैंसर नहीं है कि आप उसको एकदम सीरियसली लेंगे, आप घबराएंगे, लेकिन ये आपको धीरे 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 एक क्रॉनिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देगी और वो आपको बहुत परेशान करेगी। डॉक्टर पामेचा, ये स्पाइन हमारी अनफिट अगर हो रही है या धीरे धीरे होने लगी है, तो क्या ये रिवर्सिबल है? ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि जब आप इस तरह के पेशेंट देखते हैं, आप उनको कहेंगे कि आप सीधे बैठिए, वो 1 मिनट में सीधे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो भी टेढ़ापन आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो रिवर्सिबल है। अगर मैं किसी को ये कहूँ कि आप सीधे होइए, वो सीधे नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि अंदर मुझे कोई बीमारी ढूंढनी है। अदरवाइज़ आप अगर नॉर्मल तरीके से 1 सेकेंड में नॉर्मल पोस्चर ले सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो मसल्स आपके स्पाइन को सपोर्ट कर रहे हैं वो कमज़ोर हैं, और साथ में उसका इफ़ेक्ट बोन पे भी आ रहा है, वो भी कमज़ोर होती जा रही है। ये कमज़ोरी क्या दूसरे कारणों से भी हो सकती है? आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप किसी मरीज को, पेशेंट को एक ईजी बीमारी डायग्नोस करें, उसके पहले जो खराब है उनको रूल आउट कर लिया जाए। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे ओल्ड पर्सन हो। तो हर एज ग्रुप के अपने डिवीज़न है कि 10 से 20 साल के बच्चे को क्या कारण हो सकते हैं राउंड बैक होने के, 20 से 50 साल के इंसान को क्या हो सकते हैं, और 55-60 के ऊपर क्या कारण हो सकते हैं। तो आप पहले उन ख़राब कारणों को ज़रूर रूल आउट करें, जो बहुत इजी एग्जामिनेशन से और एक हम जिसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने से मालूम पड़ सकता है। कोई अननेसेसरी एक्सरेज, MRIs, ब्लड टेस्ट, इनकी ज़रूरत नहीं होती है। एंड वो रूल आउट करने के बाद 90% पेशेंट ऐसे कैटेगरी में आते हैं जिसको हम पोस्चरल, ऑक्यूपेशनल या आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो बहुत बहुत इजीली करेक्टेबल है। आपको 15-20 मिनट देने हैं, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है। और जिनको गर्दन में इश्यूज़ हैं वो तो पूरे दिन वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, 2-2 मिनट लगते हैं, आप अपने काम के बीच में एक अगर टी ब्रेक ले रहे हैं ना, तब भी कर सकते हैं। डॉक्टर पामेचा, यहाँ पर एक संदर्भ आपने और लिया था, वो था मोबाइल या गैजेट्स का इस्तेमाल। दरअसल मोबाइल और गैजेट्स का इस्तेमाल दुर्भाग्य से अब हमारे व्यवसायों से भी जुड़ गया है। और पहले हम बच्चों को कहते थे कि आप मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन अब ये हो गया कि बच्चों की क्लासेस भी इस पर हो रही है, तो कैसे मना करें। तो लिहाजा ये हमारी ज़िंदगी के अभिन्न भाग बन चुके हैं। तो ये गर्दन के दर्द, कंधे के दर्द जो इन गैजेट्स के इस्तेमाल से हो रहे हैं, इन्हें कैसे रोकें? मुझे लगता है कि आपको टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमें इन मोबाइल्स, टैबलेट्स, डेस्कटॉप्स, कंप्यूटर्स के साथ रहना है। अगर पॉसिबल है फाइनेंशियली, तो अगर आप डेस्क पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे ऑफिस हो, तो प्रेफरेबली डेस्कटॉप होना चाहिए। कारण ये है कि उसके अंदर आप सामने देखते हैं, उसकी हाइट अच्छी रखी जाए, स्क्रीन का जो टॉप है वो आपकी आँख से मैच करना चाहिए, प्लस आपका जब
जब आप वर्क कर रहे हैं कीपैड के ऊपर, तो आपके कोनी हमेशा सपोर्टेड रहनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि गैजेट में जबकि चेंज होता लाना। उल्टा है, कोनी तो हवा में ही रहती है ज़्यादातर मौक़ों पर। लेकिन ये हर जने के लिए पॉसिबल नहीं है सर। कई बार एक घर में एक ही डिवाइस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को बैक पेन हो जाएगा तो यार एक लैपटॉप भी लूँ, एक टैबलेट भी लूँ, एक डेस्कटॉप भी लूँ। उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये रियलाइज़ करिए कि हर 25 से 30 मिनट में आपको अपने डिवाइस को ब्रेक देना है या आपकी स्पाइन को आपको फिट करना है। आप थोड़ा सा रुकिए, आप सिंपल नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कोई भी कर सकता है। आप जैसे कह रहे हैं आजकल यूट्यूब, गूगल, आप उस पर जाएंगे 1 करोड़ वीडियोस मिल जाएंगे। आप कोई भी एक वीडियो उठा लीजिए जो टॉप पे है, वो आपको बता देगा कि आपको अपनी केयर कैसे करनी है। एंड उन एक्सरसाइजेज को अगर आपको याद नहीं रहता है तो मोबाइल में आधा घंटे पे अलार्म लगा लीजिए। इट्स वेरी सिंपल एंड एक बार आपकी हैबिट में आ जाएगा तो इस तरह से आप अपनी नेक की केयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब सिटिंग पोस्चर में हैं, वो जो बहुत ज़्यादा रिवॉल्विंग चेयर या बहुत ज़्यादा कुशन चेयर वो अच्छी नहीं रहती है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप तख्ते पे बैठिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि एक छोटा पिलो आपके लोअर बैक के पीछे रखिए जो आपकी स्पाइन को आगे पुश करके रखेगा। उसकी वजह से आपका ये राउंड बैक या जो गोलाई आ जाती है वो चली जाएगी। थर्ड, आप अपने रिश्तेदार जो भी घर में हैं उनको बोलिए कि आपका अननोइंगली फ़ोटोग्राफ लें वर्क करते वक्त, और आप उस फोटोग्राफ को देखिए। आप उसको देखेंगे 1 मिनट में समझ जाएंगे कि आपका पोस्चर कहाँ गलत है एंड इट इज़ वेरी इजी टू करेक्ट। बहुत आसान है इनको करेक्ट करना। सिंपल एक्सरसाइजेज, अगर आप सिंपल योग भी करते हैं, अगर आप भुजंगासन ही कर लेंगे तो आपको राउंड बैक नहीं होएगा। एक भुजंग आसन मात्र आपको राउंड बैक से बचा सकता है। डॉक्टर पामेचा, थोड़ी सी बात हमारे आधे हिस्से की महिलाओं की। महिलाएं दरअसल उनमें दिक्कतें आती हैं दर्द की, लेकिन उनके पास दूसरे काम होते हैं जिस वजह से आती है ये दिक्कतें। वो झुक कर काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, खड़ी रहती हैं, झुक कर पोछा लगाती हैं, तो उनमें भी बहुत दर्द की समस्याएं रहती हैं। तो उनमें ये जो बता रहे हैं आप बैठ कर होने वाली समस्या, ये तो इस कारण से तो नहीं होती होंगी, दूसरे कारणों से आती होंगी। उनकी इन समस्याओं का क्या हल है? सर, आपने मेरे को महिलाओं के बारे में कहा तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, ग्रामीण और शहरी। ये क्वेश्चन ग्रामीण महिलाओं में हमने कभी सुना ही नहीं है, ना हमने देखा है, ना उनकी ये कभी प्रॉब्लम कभी भी सामने भी आई हो। मेरा ऐसा मानना है कि सिटी में मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना टाइम आज के टाइम में गैजेट्स पे और ये निकाल रहे हैं, उसकी वजह से पोस्चर्स पे इफेक्ट आ रहा है। यही सेम चीज़ आपको करनी है। ये ऐसा सोचना है कि मैंने आज आधा घंटा किचन में काम किया या 2 घंटे खड़े रहे, उससे आपकी रीढ़ की हड्डी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो एक, मैं वो काम को मना नहीं कर रहा हूँ या मैं उसको कोई नीचा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे आपकी स्पाइन को कोई फ़ायदा नहीं होता है, स्पाइन के मस्कुलेचर को कोई फ़ायदा नहीं होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ समय, महिलाओं के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कोई वर्क फ्रॉम होम जो कर रहा है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि जो ऑफिस वाला है उसी को ध्यान रखना है। एंड सिंपल न्यूट्रिशन, दूध है, आज दूध के बारे में कई धारणाएं हैं कि हम मोटे हो जाएंगे, इसमें फ़ैट बहुत है, कोई कहता है इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। मतलब ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं आई अंडरस्टैंड कि ठीक है वो फैटनिंग हो सकता है थोड़ा, लेकिन हम घर में और बहुत चीज़ें खाते हैं जो फैटनिंग है। प्लस आप अगर सिंपल 2 ग्लास मिल्क भी कंज्यूम करेंगे तो वो आपको प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आपको लगता है फैटनिंग है तो आप एक दिन पुराना दूध लीजिए, आप उसके ऊपर से। अभी एक वर्ग तो ऐसा चला है जो ये कहता है कि दूध की वजह से ही ये दर्द होते हैं। सीधे आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डिस्कशन है एंड मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आप प्रैक्टिकली बोलें तो साइंटिफिकली मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं जानता हूँ कि जो भी पॉपुलेशन मिल्क कंज्यूम कर रही है सब ठीक है। और ये धारणा है कि नहीं वेजिटेरियंस में ये ज़्यादा है, ये सब नॉन वेज जो खाते हैं उनमें नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ फॉल्स। और ये अच्छी तरह से प्रूव हो चुका है कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इक्वल विटामिन डेफिशिएंसी उनमें भी देखी जा रही है, इक्वल कैल्शियम डेफिशिएंसी उनमें भी देखी जा रही है। हर इंसान की एक कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है, आप उसे पूरा करिए। आपका चार्ट है, अगर आप उसको डाइट में पूरा नहीं कर पा रहे आप एक टैबलेट खा लीजिए। लेकिन जो सबसे आसान और जो सबसे ईजी तरीका है वो मिल्क है। डॉक्टर पामेचा, महिलाओं की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बताएं कि उनके दर्द कैसे सुलझाए जाएं। मुझे ऐसा लगता है फीमेल में इसलिए भी ज़्यादा होता है बिकॉज वो हार्मोनल फेजेस में रहते हैं। उनको कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लाइफ में प्रेगनेंसी है, फीडिंग है, मेनोपॉज है, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं। और ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है, जो एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव हार्मोन है, उसके लेवल्स आर वेरी लो। तो उसकी वजह से उनमें हड्डियों में कमज़ोरी होना और मांसपेशियों में कमज़ोरी होना
इज़ मोर कॉमन। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई फीमेल को बहुत एक्सेसिव पेन रहता है तो एक बार प्रॉपरली एक्टिव लाइफ में इन्वेस्टिगेट करा लें ताकि ये डायग्नोसिस मिस नहीं हो। एंड सेकेंड, अगर किसी को थायराइड डिजीज़ है जो कॉमन है फीमेल्स में, अगर वो डायबिटिक हैं, अगर वो मोटे हैं, ओबीज़ हैं, तो उनको और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जैसे ही मेनोपॉज आएगा ये सारी चीज़ें फ्लेयर अप होंगी, बढ़ेंगी। इसीलिए एक बहुत बड़ा कॉमन टर्म हो गया आजकल, हम जिसको PMO कहते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो मेनोपॉज के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत होएगा। हमारी हड्डियाँ एक बैंक है, आप जितना बैंक में पैसा इकट्ठा करते हैं वो आपके बुरे वक्त में काम आता है, वैसे ही इन हड्डियों में कैल्शियम इकट्ठा कर लें, क्योंकि मेनोपॉज के बाद फीमेल्स उसमें ज़्यादा कैल्शियम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, उसको एक्चुअली यूज़ करना होता है। तो आपका बैंक बैलेंस अच्छा होगा तो लेट लाइफ तक वो आपको कैल्शियम देता रहेगा, बोन बैंक बैलेंस मेरा मतलब। एंड अगर वो आप उसको याद रखते हैं, मेंटेन करते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत हेल्पफुल रहेगा लेटर लाइफ में, एंड जॉइंट्स में और बैक में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, या जैसे कहते हैं ना आगे झुक गए वो नहीं रहेगी। और मेनोपॉज के पहले की फ़ीमेल की कैल्शियम रिक्वायरमेंट 800 मिलीग्राम है पर डे, और मेनोपॉज के बाद वालों का 1000 मिलीग्राम। एक गिलास दूध अच्छा क्वालिटी का, जैसा अपन क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो भी वो 250-300 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं दे पाएगा। 250 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। तो अगर आप 2 गिलास दूध भी पी रहे हैं ना दिन में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, दही में, पनीर में, जो आपको पसंद हो, तो भी आप 200-250 मिलीग्राम शॉर्ट है। तो इस रिक्वायरमेंट को आप यंग एज में पूरा करेंगे तो आपका बैंक फुल रहेगा और आपको लेट में काम आएगा। इसके अलावा जैसे आप पुरुषों के संदर्भ में पोस्चर की भी बात कर रहे Yes. थे, या थोड़े से व्यायाम की, महिलाओं को क्या सुझाएंगे? सेम, कोई फ़र्क नहीं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है पुरुष और महिला में। ये दोनों एक ही तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हो सकता है कि योग एक बहुत अच्छा तरीका है जो घर पे सीखा जा सकता है। आपको उसको करने के लिए कोई एक्सेसिव गैजेट या कोई क्लब ज्वाइन करना या कार में बैठ के इस जगह जाना या उस जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर और योग आज के टाइम में पूरी दुनिया में एक अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और वो हम अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कम कर रहे हैं भी, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे एक दिन तो करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यस, ऑफ कोर्स, उस दिन पूरे देश के लोग करते हैं। जैसे कोई बर्थडे है हमने मना ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको आप अपनी लाइफ में लीजिए। प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, ये कॉमन जो आसन है। मैं नहीं कह रहा कि आप पहले दिन शीर्षासन लगाएं या आप धनुरासन लगाएं, ऐसे आसन मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़िए, लेकिन ये आपको एक ऐसी एक्सरसाइज है जो ब्रीदिंग के साथ चलती है, और हर इंसान धीरे 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 अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है। वो दूसरी एक्सरसाइजेज की तरह नहीं है जो कुदा कुदा के आपको करानी है। तो उसमें बहुत साइंस है और बहुत पुरानी साइंस है। ये सब नए फैशनेबल चीज़ें हैं, उन पे ज़्यादा मत जाएं। एंड हमारी जो कल्चर है उसमें हर चीज़ का सलूशन मौजूद है। तो मैं कोई स्वदेशी भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन योग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे स्लिप डिस्क रहा है, एंड बिलीव मी आज जो भी है बैक की फ्लेक्सिबिलिटी या जो भी मेरी एंड्योरेंस है वो उसकी वजह से। डॉक्टर पामेचा, गर्दन के दर्द का तो हमने हवाला लिया, 2 और दर्द हैं जो बहुत कॉमन है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक का तो सीधा साधा स्पाइन से रिश्ते, कमर का दर्द। कमर का दर्द भी बहुत लोग इसकी शिकायत करते हैं, इसके क्या क्या कारण हैं, और इसके कारण हमेशा सामान्य होते हैं, पोस्चर या दूसरी चीज़ें या बिस्तर या यही होता है, या कोई गंभीर कारण भी होते हैं? नहीं, मैंने जैसा आपको कहा था कि एक्यूट बैक पेन को तो आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक बैक पेन जिनको लंबे समय से है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्रॉपर वर्कअप होना बहुत ज़रूरी है। वर्कअप का मतलब होता है हमारे में कि हम एक खड़े खड़े एक्सरे लें, एपी लैटरल, लेटे हुए एक्सरे नहीं। इसके अलावा आपके ब्लड कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स, आपकी ओवरऑल बोन क्वालिटी को असेस किया जाए, एंड आपकी मसल क्वालिटी को, जो क्लिनिकली बहुत इजीली जज की जा सकती है। प्लस अगर किसी को पैरों में भी दर्द आता है कमर से होते हुए, तो एमआरआई ज़रूर करना चाहिए। स्लिप डिस्क एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और उसको 95% पेशेंट्स में बिना दवाई के, बिना किसी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के ठीक किया जा सकता है, और उसको जल्दी पकड़ना ज़रूरी है। इसलिए अगर मान लोते हैं कि किसी को स्लिप डिस्क आता है, एक डायग्नोसिस के पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आपको कमर दर्द हो तो आप 5 दिन में या 6ठे दिन में एमआरआई खुद मत कराइए। एमआरआई ओवर डायग्नोस करता है। जो इंसान को छोटी मोटी डिस्क है जो हमें नहीं जानना होता है वो भी जान जाते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी गूगल करके उस डिस्क की बीमारी के साथ रहते हैं। तो प्लीज़ डोंट गेट एमआरआई डन अर्ली, जल्दी एमआरआई ना कराएं। लेकिन एक स्पेशलिस्ट जो भी आपके नज़दीक हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, उनसे एक अच्छा ओपिनियन लें,
और अगर उसमें ऐसी कोई बीमारी पिक होती है तो उसको बहुत आसानी से अर्ली स्टेज पे अपन ट्रीट कर सकते हैं। ये कमर दर्द के कॉमन कारण हैं। इसके अलावा हर एज ग्रुप के अपने कारण हैं, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि अगर 60 साल की उम्र या 55-60 के बाद आपको कमर दर्द रहता है और अगर रात में दर्द होता है तो उसको इमीडिएटली एमआरआई जरूर कराएगा, क्योंकि कुछ ख़राब कारण होते हैं जिनमें रात में दर्द रहता है, उनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, खासकर एक सर्टेन एज के बाद। ये खराब कारण क्या है? ज़्यादातर इन्फेक्शन हो सकते हैं, रेयरली आप कैंसर भी डायग्नोस कर सकते हैं। थोड़ी सी अब बात करते हैं घुटनों के दर्द की जाते जाते। घुटनों का दर्द भी खास तौर पर 50 साल से ऊपर, 45 साल से ऊपर बहुत सारे लोग, स्त्री पुरुष बराबरी मान लीजिए, शिकायत करते हैं। इसका भी रीढ़ की हड्डी, पोस्चर या दूसरी चीज़ों से ताल्लुक है? आई थिंक ये दोनों आपस में लिंक्ड है। अगर आपको बैक पेन है तो अल्टीमेटली वो आपकी चाल पे फ़र्क लाएगा, आपके बैलेंस पे फ़र्क लाएगा और वो नी को अफेक्ट करेगा। और प्लस दोनों में ओबेसिटी का बहुत कॉमन फैक्टर है। ओबेसिटी इज़ वेरी कॉमन, चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म है वो भी उतना ही कॉमन है। और अगर आपको घुटनों में बीमारी है तो वो आपकी चाल, कमर पे भी उसका असर लाएगी। घुटनों में बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे ही आपको अंदर की तरफ घुटनों में दर्द होना चालू हो, अंदर का मतलब आपका राइट नी है तो उसके अंदर की तरफ, लेफ्ट नी है तो उसके अंदर की तरफ, इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपके घुटनों का शेप धीरे धीरे चेंज होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले घिसावट का असर अंदर की तरफ आता है और उस स्टेज पे उसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कई रिसर्च की गई हैं और एक्चुअली फार्मा इंडस्ट्री में जितनी भी दवाइयाँ कहते हैं ना घुटनों के लिए, पेन किलर्स नहीं, जो घुटनों के लुब्रिकेंट्स कह लें या घुटनों के ग्रीस बनाने वाली दवाइयाँ कह लें, वो सब उस अर्ली स्टेज के लिए ही बनी है। उन मरीज जिनके अंदर घुटने ऑलरेडी स्टेज 4 हो चुके हैं उनको वो दवाई नहीं लेनी चाहिए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारी रिसर्च, सारे घुटनों के इंजेक्शन्स, घुटनों की दवाइयाँ जितनी भी आती हैं वो सब अर्ली स्टेज के लिए बनी है। तो अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जब भी आपका एक्सरे हो वो एक स्टैंडिंग एक्सरे होना चाहिए। लेटे हुए एक्सरे पे घुटने को दर्द नहीं डायग्नोस करना होता है। क्लिनिकली बहुत इजीली पिक कर सकते हैं। जेनेटिक्स का बहुत रोल है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है नी की तो आपको ये प्रॉब्लम रहेगी, उसमें आपको और प्रिकॉशन होना चाहिए। स्लिप डिस्क में जेनेटिक्स इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस नी या घुटनों का उम्र के साथ घिसना जिसको हम कहते हैं ओए नी, उसमें जेनेटिक्स का बहुत कॉमन रोल है। अगर आपके पेरेंट्स को या आपके कोई फर्स्ट ब्लड में अगर घुटनों की बीमारियां हैं तो उसको डायग्नोस जल्दी करना चाहिए। डॉक्टर पामेचा, जाते जाते उदयपुर वासियों को ये दर्द न हो और आप तक न आना पड़े, इसके लिए क्या क्या सुझाव वापस और संक्षेप में देंगे? आई थिंक हम लकी हैं उदयपुर में, सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ गार्डन्स। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है ओपन एयर में वॉक करने का, ओपन एयर में घूमने का, अपनी योगा मैट बिछाने का, एक्सरसाइज करने का, हर तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अंदर से आपको उसको जगाना होगा एंड बस आप रोज़ रेगुलरली, सागर भी है यस, तो एक तो जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, योग करिए, एक्सरसाइज करिए, स्टे फिट, वो आपको हर बीमारी से बचाएगा। मेरी तो बहुत छोटी सी एक ब्रांच है, आपको हार्ट की बीमारी से, आपको हर तरह की बीमारी से बचाएगा। डॉक्टर चिरायु पामेचा, आपका हृदय से आभार।